हम लोग एसएस में पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जो चैप्टर का नाम है अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। आपको पता है ना, हमारे इंडिया में यूरोपियन कंट्री से काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे, जिनमें से ब्रिटिशर्स के बारे में आप लोग खास जानते हो कि जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे और 200 साल उन्होंने राज किया था। लेकिन ये सब शुरुआत कैसे हुई, वो लोग आए कैसे यहाँ पर, किस तरह से शुरुआत हुई, वो हमें इस चैप्टर में देखना है। तो देखो, इस चैप्टर की शुरुआत करें तो हमारे इंडिया के बारे में अगर जाने, हमारी कंट्री, वो पहले के टाइमिंग में, आज से बहुत साल पहले, हमारी इंडिया वो वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री थी। दुनिया का सबसे अमीर देश था हमारा। यहाँ पर कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। उल्टा बाहर के देश के जो लोग होते ना, वो लोग हमारे देश की तरफ अट्रैक्ट होते थे, यहाँ पे अट्रैक्ट होते और यहाँ आने की वो लोग इच्छा रखते थे। इसकी वजह से पता है, हमारे यहाँ पर जो है वो अलग अलग चीज़ें, जैसे कि इंडियन स्पाइसेस मतलब मसाले, मुस्लिम क्लोथ आता, एक तरह का क्लोथ, सिल्क क्लोथ, इंडिगो, ये एटसेट्रा, ये सब चीज़ें वो यूरोपियन कंट्रीज़ में इनकी बहुत डिमांड रहती। बाहर के लोग वो इन सब चीज़ों के समझो बहुत शौकीन होते, है ना, उन्हें हद से ज़्यादा डिमांड रहती इन चीज़ों की। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो लोग हमेशा यहाँ से आकर वो चीज़ें खरीद कर जाते थे। तो वो लोग जो रास्ते से आते थे ना, यूरोप की कंट्री के लोग यहाँ इंडिया पे जिस रास्ते से आते थे, उस वक्त कोई प्लेन वगैरह तो चलता नहीं था, तो वो लोग आते थे सी रूट से, मतलब समुद्र के रास्ते से, जिसमें से बीच में कुछ समुद्र का रास्ता होता, कुछ बीच में जो है वो ज़मीन के रास्ते से, ऐसे रास्ता बदलते हुए वो लोग यहाँ पर इंडिया तक पहुँचते थे। लेकिन फिर कुछ चेंजेस हुए कि ईयर 1453 में कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, तुर्की में, तुर्की कंट्री में आया हुआ एक प्लेस है कॉन्स्टेंटिनोपल। ये कॉन्स्टेंटिनोपल प्लेस वो तुर्किश मुस्लिम ने अपने कब्जे में कर लिया। तुर्किश मुस्लिम ने अपने कब्जे में कर लिया। इसकी वजह से जो भी यूरोपियन पर्सन थे ना, जो भी यूरोप के लोग थे ना, उनका यहाँ पर आना मुश्किल हो गया। इंडिया तक आने का उनका एक समुद्र का रास्ता बंद हो गया, और बीच में जो लैंड रूट होता, मतलब जो ज़मीन का रास्ता होता, वो भी अरब देश के लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया। मतलब जो भी यूरोपियन कंट्री का आने का रास्ता था ना, समुद्र का रास्ता या भले ज़मीन का रास्ता, वो सब रास्ते जो है वो बंद हो गए। और उसके बाद यूरोपियंस ने एक न्यू सी रोड फाइंड करने की सोची। यूरोपियन डिस्कवर अ न्यू सी रोड। अब उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ तक, इंडिया तक पहुँचना तो ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया की जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे कि यहाँ के स्पाइसेस, यहाँ के मुस्लिम क्लोथ, सिल्क क्लोथ, इंडिगो, ये सब चीज़ें, उनके बिना वो यूरोपियन नहीं रह सकते थे। खासकर यहाँ के मसाले वगैरह, वो यूरोपियन लोगों को ये चीज़ों की हद से ज़्यादा डिमांड रहती थी, वो इन चीज़ों के बिना रहते ही नहीं थे। और इंडिया आने का एक रास्ता बंद हो गया, ये कॉन्स्टेंटिनोपल का रास्ता बंद हो गया, तो उन्होंने सोचा कि अब इंडिया जाने का दूसरा रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक नई खोज शुरू कर दी, सर्च करना शुरू कर दिया, कि जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ के बहुत सारे लोग यहाँ इंडिया की तरफ आने का नया समुद्र का रास्ता ढूंढने लगे। नया रास्ता ढूंढने लगे समुद्र की तरफ से, कि जिनमें ना सबसे पहले वो रास्ता ढूंढने के लिए निकले थे, वो थे क्रिस्टोफर कोलंबस। सबसे पहले वो रास्ता ढूंढने कौन निकले थे? क्रिस्टोफर कोलंबस। इटाली से वो निकले थे। ये एक इटालियन एक्सप्लोरर थे कि जो सी रूट फाइंड करने के लिए निकले थे। लेकिन समुद्र के रास्ते में उन्होंने इंडिया फाइंड करने की जगह पर जो है वो अमेरिका पहुंच गए और अमेरिका फाइंड किया। वो एक्सीडेंटली कहाँ पर पहुंच गए? अमेरिका पहुंच गए। उस वक्त अमेरिका का जो एक पार्ट है ना, वो पार्ट जो है अमेरिका का साउथ पार्ट, वो पार्ट इंडिया की तरह ही जो है वो ये रिच होता। उस वक्त कोई थोड़ी आज की तरह टेक्नोलॉजी थी, हर चीज़ थी। उस वक्त तो वो लोग अंदाजे से जो है वो ऑलमोस्ट काम करते थे। तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो ढूंढने निकले थे इंडिया, लेकिन उन्होंने ढूंढ लिया क्या? अमेरिका ढूंढ लिया। लेकिन उनको क्या लगता था कि उन्होंने जो है वो ये इंडिया ही फाइंड किया है।
उनको ऐसे ही अंदाज़ा लगा कि उन्होंने इंडिया ही फाइंड किया है। इवन क्रिस्टोफर कोलंबस जब तक उनकी डेथ हुई ना, तब तक भी उनको माइंड में यही था कि भाई मैंने तो इंडिया ढूंढा, लेकिन एक्चुअली वो इंडिया नहीं था, वो उन्होंने अमेरिका फाइंड किया था। इसकी वजह से अमेरिका के जो है वो पार्ट आज भी रेड इंडियंस के नाम से, और वो एरिया जो है वो वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता है। वेस्ट इंडीज़ ये कहते हैं ना, वो एरिया अमेरिका का एरिया है, जो किसने फाइंड किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने फाइंड किया था। उन्होंने समझा इंडिया मिल गया, लेकिन एक्चुअली इंडिया नहीं मिला था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने इंडिया का नया रास्ता ढूंढने की कोशिश की, ट्राई की, लेकिन वो फेल हुए, वो नहीं ढूंढ पाए। तो वो उसके बाद दूसरे पर्सन आए जो थे वास्को द गामा। जो कौन थे? पोर्टुगीज़ के पर्सन थे वास्को द गामा। उन्होंने इंडिया आने का नया रास्ता ढूंढने की एक और ट्राई की। तो कैसा था? जैसे कि यहाँ देखो, अब ये फ़ोटो में जैसे देख रहे हो कि यहाँ पर ये पोर्टुगीज़ कंट्री है ना, ये जो ब्लैक डॉट है, बराबर, ये पोर्टुगीज़ कंट्री है। ये आसपास बाकी की सब देश, ये जो है वो पहले इस रूट से आते थे। यहाँ जो है ये सी लिखा हुआ है ना छोटा सा, ये सी मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल। ये यूरोपियन की सब कंट्रीज़ इस रूट से आते थे, ये थोड़ा समुद्र से, फिर यहाँ पर जो है वो ये लैंड रूट से, ज़मीन से होते हुए, कुछ समुद्र से होते हुए यहाँ इंडिया पहुँचते थे। लेकिन ये रास्ता, ये कॉन्स्टेंटिनोपल का रास्ता वो बंद हो गया ना, इसकी वजह से उनको नया रास्ता ढूंढना पड़ा। तो वास्को द गामा ने नया रास्ता ढूंढने की कोशिश की। तो वो पोर्टुगीज़ कंट्रीज से निकले थे और समुद्र के रास्ते चलते 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 जो है वो यहाँ केप ऑफ गुड होप पे पहुँचे। और इस केप ऑफ गुड होप से आगे बढ़ते हुए, उससे जो है वो आगे बढ़ते हुए फाइनली वो यहाँ पर पहुँचे थे। ठीक है ना? कहाँ पहुँचे? ये इंडिया में, कैलीकट में। तो यहाँ वो इंडिया के कैलीकट सिटी में कब? 1498 में पहुँचे। मतलब ये पहली यूरोपियन कंट्री थी जो इंडिया आने का नया रास्ता ढूंढ पाई, बराबर ना? किसने? पोर्टुगीज़ कंट्री के पर्सन वास्को द गामा ने ये ढूंढा, है ना? वास्को द गामा ने जो है वो ये नया रास्ता फाइंड किया यहाँ पर आने का। उस वक्त वो जब यहाँ पर आए ना, ये तो यहाँ कैलीकट के उस वक्त के राजा थे किंग जामोरिन। कौन थे यहाँ के राजा? किंग जामोरिन थे। तो किंग जामोरिन से उन्होंने परमिशन मांगी, ये वास्को द गामा ने उनसे परमिशन मांगी कि क्या हम यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ चीज़ें खरीदने की नहीं। किसकी परमिशन मांगी? क्या हम यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं? और किंग जामोरिन ने वो परमिशन उनको दे दी, कि जिसकी वजह से वो लोग, बाहर के लोग, पोर्टुगीज़ पर्सन ने यहाँ पर इंडिया में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। मतलब क्या था पता है? इससे पहले क्या होता था कि वो लोग यहाँ पर आते थे, ये जो पहले पुराना रास्ता था ना कॉन्स्टेंटिनोपल वाला जो मैप में देख रहे हो, वो लोग पहले यहाँ पर आते थे, यहाँ से सामान खरीद कर और चुपचाप वापस चले जाते थे। लेकिन अब जब नया रास्ता ढूंढ कर आए ना, तो उन्होंने भी सोचा कि अब सिर्फ सामान खरीद कर चले जाने से अच्छा है यहाँ पर हम लोग अपना बिजनेस शुरू कर दे। तो इसीलिए उन पोर्टुगीज़ पीपल ने सोचा कि यहाँ हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे, है ना? और यहाँ पे किंग जामोरिन से उन्होंने सबसे पहले परमिशन मांगी। उस वक्त तो यहाँ पे हर एक जगह के राजा होते थे ना, तो उस राजा से उन्होंने परमिशन मांगी। तो सबसे पहले ये पोर्टुगीज़ पीपल यहाँ पर आए, और इन पोर्टुगीज़ पीपल ने क्या क्या किया? वो जो 1498 में यहाँ पर आए थे, 22 मई 1498, उसके 2 साल बाद उन्होंने 1500 CE में कैलीकट में अपना एक फोर्ट बनाया, कैलीकट में अपना एक किला बनाया। और यहाँ पे उन्होंने जो है वो अपना, क्या कह सकते हैं कि ट्रेडिंग शुरू की, बिजनेस शुरू किया यहाँ पर। वो उसके बाद कैलीकट के बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना स्पेस बढ़ाया कि अलग अलग जगह पर भी अपना फोर्ट शुरू किया। कि 1506 में उन्होंने कॉन्कर्ड गोवा, मतलब उन्होंने गोवा जीत लिया। 1506 में जो है वो उन्होंने गोवा जीत लिया, कि अब गोवा में भी उनका कब्जा आ चुका था 1506 में। और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए विद इन 100 ईयर्स, 100 सालों में
उन्होंने इंडिया के काफ़ी हिस्सों में अपना कब्जा कर लिया था। समझ रहे हो, बिजनेस करने आए थे जिसकी शुरुआत उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कैलीकट से की थी, एक प्लेस से शुरुआत की, और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए तो वो पूरी आधी से ज़्यादा इंडिया में अपना कब्जा कर चुके है कि नहीं। कितने सारे प्लेस विद इन 100 ईयर्स में वो मैंगलोर, कोचीन, गोवा, देव, मुंबई, आइलैंड ऑफ लंका, है ना, मतलब लंका के भी जो है वो कुछ एरियाज, तो इन सब जगह पर उन्होंने अपने फोर्ट शुरू कर दिए, मतलब बिजनेस शुरू कर दिया, फोर्ट बना दिया वहाँ पर। इतना ही कम नहीं था, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो 17th सेंचुरी तक, 17th सेंचुरी, ये जो 1506 मतलब ये है ना 16th सेंचुरी कहलाती है। 17th सेंचुरी मतलब 1600 के बाद है, कुछ करीबन 1600 के बाद। 1600 के बाद मतलब भी समझो कि आज जो चल रहा है ना वो कौन सा चल रहा है, 2020 2020 जो चल रहा है, मतलब आज से करीबन कितने, तो 400 साल पहले की ये बात है, से करीबन 400 साल पहले उसकी ये बात है। तो 17th सेंचुरी के आसपास पोर्टुगीज ने ये सोचा कि हम लोग और खुद को जो है वो बढ़ाएंगे, इसलिए 17th सेंचुरी में उन्होंने बंगाल में अपना एक फोर्ट बनाया। अपना बिजनेस कहाँ पे शुरू किया, बंगाल में। लेकिन बंगाल के जो उस वक्त के राजा थे ना, वो राजा थे मुगल एम्परर शाहजहां। बंगाल के उस वक्त के राजा कौन थे, शाहजहां। और शाहजहां उस वक्त सिर्फ बंगाल ही नहीं, लेकिन जो है मेन इंडिया का मेन कैपिटल दिल्ली के ऊपर भी उनका राज चलता था, शाहजहां का। मतलब समझो कि भाई पूरे इंडिया के जो है वो ये राजा कहलाते थे। इसी वजह से बंगाल के एक सूबेदार थे कि जिन्होंने शाहजहां को आकर कंप्लेंट की कि ये पोर्टुगीज़ लोग जो है वो अच्छे नहीं हैं, वो लोग बंगाल में आकर अपना बिजनेस कर रहे हैं और हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिसकी वजह से शाहजहां ने अपनी एक सेना वहाँ पर भेजी, उनको ऑर्डर दिया कि बंगाल में हुगली रिवर है। कौन सी रिवर, हुगली रिवर है। उस रिवर के पास में जो ब्रिटिशर्स का, ये जो पोर्टुगीज़ का जो पूरा किला है ना, उस किले को तोड़ दिया जाए। उन्होंने क्या कहा कि वहाँ पर उनके किले को तोड़ दिया जाए पूरा। और शाहजहां ने जाकर जो है, उनकी सेना ने जाकर उनके ऑर्डर पर बंगाल का उनका पूरा किला, पूरा फोर्ट तोड़ दिया। तो इसकी वजह से पोर्टुगीज़ जो है वो वहाँ पर उनका रूल ख़त्म हो गया, वो बंगाल से निकल गए और धीरे धीरे जो है बाकी की जगहों पर भी हारने लगे। तो 100 सालों में जो पोर्टुगीज़ ने पूरे जगहों पर जो जगहों पर कब्जा किया था ना, उन सब से हटकर अब सिर्फ दीव, दमन और गोवा, सिर्फ 3 प्लेस पर अब उनका कब्जा रहा। बाकी की पूरी इंडिया में से ये पोर्टुगीज़ पीपल निकल चुके थे। समझ रहे हो, सिर्फ ये 3 प्लेस पर उनका कब्जा रहा है। कौन सा, दीव, दमन और गोवा में। ओके ना। तो इस तरह से सबसे पहले पोर्टुगीज़ पीपल यहाँ पर आए, वो 100 साल रहे, 100 साल तक राज किया, और उसके बाद भी थे, लेकिन अब सिर्फ 3 ही जगह पर थे। कौन सी, दीव, दमन और गोवा में। पोर्टुगीज़ के बाद, उसके बाद यहाँ पर आए थे, वो थे डच पीपल। पोर्टुगीज़ के बाद यहाँ पर कौन आए, डच पीपल आए। डच पीपल करीबन 16th सेंचुरी के एंड में आए। एट द एंड ऑफ 16th सेंचुरी ये डच पीपल यहाँ पर आए थे। वो जो सबसे पहले यहाँ पर आए ना, जो हॉलैंड से आए थे, डच पीपल का हॉलैंड कंट्री से यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर आकर उन्होंने अपने पहले फोर्ट्स, सबसे पहले किले वो कहाँ बांधे, तो वो पुलिकट में और मद्रास में। पुलिकट और मद्रास, इन प्लेस पर उन्होंने सबसे पहले जो है वो अपने किले बनाए। धीरे धीरे करते हुए 1663 में उन्होंने आगरा में जो है वो अपना किला बना लिया। आगरा में भी उन्होंने अपना किला बनाया। लेकिन डच पीपल इंडिया में ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाए, क्योंकि इसके आसपास ही जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए ना, डच पीपल के बाद आए थे ब्रिटिशर्स पीपल। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए ना, तो उनकी डच पीपल के साथ बहुत बड़ी कंपटीशन हुई। लड़ाइयाँ उस वक्त नहीं होती थी, ये तो यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए थे ना। तो इसकी वजह से उनका है ना यहाँ पर
एक तरह की कॉम्पिटिशन्स हुई, बिजनेस में कॉम्पिटिशन हुई कि जिनमें ब्रिटिशर्स ने डच पीपल को बुरी तरह से हरा दिया और डच पीपल समझो कि भाई वो लोग अपना पूरा सामान बांधकर इंडिया से निकल गए। तो डच पीपल यहाँ आए थे लेकिन कुछ 40-50 सालों तक जो है वो उन्होंने यहाँ पर काम किया और उसके बाद यहाँ से चले गए थे। डच पीपल के बाद दूसरे आए थे यहाँ पर, वो थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर यहाँ पर आए कि जिन्होंने यहाँ पर समझो ना कुछ 200-300 साल तक यहाँ पर रहे थे, सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहे और पूरी इंडिया में इन्होंने ही तो कब्जा किया था ना ब्रिटिशर्स ने। पहले आए हुए पोर्टुगीज़ या डच पीपल उनका इतना कब्जा नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर्स का सबसे ज़्यादा था। ब्रिटिशर्स थे ना, तब उस वक्त इंग्लैंड की क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ। उन्होंने 1600 सीई में ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने तैयार की, ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो यहाँ पर इंडिया में भेजा गया, यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। वो लोग जब यहाँ पर आए थे ना तो सबसे पहले अपनी शिप लेकर सूरत में पहुँचे थे 1608 में। सबसे पहले वो कौन सी सिटी में आए थे? सूरत सिटी में आए थे ये ब्रिटिशर्स। उस वक्त सूरत के राजा वो मुग़ल एम्परर जहांगीर थे। सूरत के राजा उस वक्त कौन थे? जहांगीर उस वक्त के राजा थे। तब ब्रिटिशर्स पहली बार यहाँ पर जो शिप लेकर आए थे ना, उस शिप के कैप्टन वो डब्ल्यू हॉकिंस थे। कौन थे? डब्ल्यू हॉकिंस। डब्ल्यू हॉकिंस ने जहांगीर से बात की, सूरत में जहांगीर से बात की और उनको कहा कि भाई हमें इंडिया में बिजनेस करने दो। तब जो है वो जहांगीर ने मना कर दिया उनको कि नहीं भाई हम आपको बिजनेस करने नहीं देंगे, उनको मना कर दिया। तो इसकी वजह से ब्रिटिशर्स उस ट्राई में तो फेल हुए, लेकिन कुछ ही सालों बाद, कुछ ही टाइम बाद जो है फिर से ब्रिटिशर्स की दूसरी शिप यहाँ पर आई और उस शिप में कैप्टन थे सर थॉमस रॉय। सर थॉमस रॉय वो जो है वो यहाँ के कैप्टन थे और उन्होंने इंडिया में आकर, सूरत में ही आकर वो उस वक्त के भी राजा जहांगीर से फिर से बात की। पहले ही कैप्टन डब्ल्यू हॉकिंस ने बात की थी, उनको तो मना कर दिया उन्होंने। तो इसलिए फिर जो है वो सर थॉमस रॉ ने बात की जहांगीर से और उन्होंने जो है वो जहांगीर को मना लिया। जहांगीर ने वो इनको हाँ कह दिया कि हाँ आप जो है वो यहाँ पर बिजनेस कर सकते हो। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने अपना पहला फोर्ट वो सूरत में बनाया, जो आज भी सूरत में वो फोर्ट है ना। अपना पहला किला वो यहाँ पर सूरत में बनाया था ब्रिटिशर्स ने। यहाँ से ब्रिटिशर्स की शुरुआत हुई थी, यह 1608 में, बराबर। उसके बाद वो ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ से सीधे गए थे दिल्ली। उस वक्त दिल्ली के राजा थे शाहजहाँ राजा थे ना दिल्ली के, मतलब पूरी इंडिया के राजा वो कहलाते थे। और उन्होंने जो है वो ब्रिटिशर्स ने उनसे भी परमिशन मांगी कि क्या हम पूरी इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं, और शाहजहाँ ने परमिशन दी। तो धीरे धीरे करते हुए जो है वो ये पूरी इंडिया में वो अपना बिजनेस बढ़ाने लगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो शाहजहाँ थे उस वक्त मुग़ल एम्परर शाहजहाँ दिल्ली के, उन्होंने बंगाल, दिल्ली और दूसरी बहुत सारी प्लेसेस की जो है वो परमिशन दे दी कि हाँ ब्रिटिशर्स यहाँ पर बिज़नेस कर सकते हैं। तो समझ रहे हो कि वो लोग यहाँ पर बिज़नेस करने आए थे। अगर ये भले सूरत में जहांगीर या तो फिर वो दिल्ली के शाहजहाँ ये ब्रिटिशर्स को अगर परमिशन न देते ना, तो शायद आज पूरी हिस्ट्री अलग होती। तो ब्रिटिशर्स कभी यहाँ पर होते ही नहीं अगर वो उन्हें परमिशन न देते तो। सही बात है ना। अब ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर काम कर रहे थे ना, तो इनके ही बीच में दूसरे भी एक पर्सन, वो थे फ्रेंच पीपल यहाँ पर आए। समझ रहे हो कितने अलग अलग देशों से जो वो लोग यहाँ पर आकर और यहाँ इंडिया पे अपना बिजनेस शुरू कर रहे थे। इंडिया में तो इंडिया के लोगों को बिजनेस करना चाहिए ना, लेकिन ये बाहर के लोग आकर यहाँ पर बिजनेस करते थे। और इंडिया के लोगों की तो हमेशा खासियत रही है, यहाँ के लोगों ने कभी किसी को मना नहीं किया, सबको वेलकम किया है। इसीलिए सबसे पहले पोर्टुगीज़ पीपल, फिर डच पीपल, फिर ब्रिटिशर्स और अब ये फ्रेंच पीपल यहाँ पर आए। ब्रिटिशर्स को देखकर फ्रेंच पीपल ने भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी 1604 में, बराबर ना। फ्रेंच पीपल ने भी ये बनाई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी।
ठीक है, कब 1664 में 1664 में जो है वो उन्होंने ये कंपनी बनाई थी। और उन्होंने भी यहाँ पर इंडिया में आकर अपना बिजनेस शुरू किया। यहाँ पर वो सबसे पहले आए थे ना, तो उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाई थी। वो थी सूरत में, मछलीपट्टनम में और पोंडुचेरी, जो अभी पौंडीचेरी कहते हैं, वो यहाँ सब पे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाई थी। उस वक्त ये जो फ्रेंच पीपल, जितने भी लोग यहाँ पर आए थे, उनके हेड, इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड, वो जोसेफ फ्रेंकोइज डुप्लेक्स थे। जोसेफ फ्रेंकोइज डुप्लेक्स, वो जो है वो इसके हेड थे। और उन्होंने सोचा कि यहाँ पर जो है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, उसकी ग्रोथ करनी चाहिए। भाई पूरी इंडिया में हमारी कंपनी चलनी चाहिए। जैसे ब्रिटिशर्स भी सोचते हैं ना, वैसे ही इन लोगों ने भी सोचा था कि पूरी इंडिया में हमारी कंपनी चलनी चाहिए। लेकिन उनके सामने अब कौन खड़े थे? फ्रेंच पीपल के सामने ब्रिटिशर्स थे ना। वो भी तो यही सोचते थे ना कि पूरी इंडिया में हमारी कंपनी चलनी चाहिए, और फ्रेंच पीपल भी यही सोचते थे। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स के बीच में और फ्रेंच पीपल के बीच में एक तरह की कंपटीशन शुरू हो गई, कंपटीशन बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच। ठीक है, उन लोगों के बीच में एक तरह की हैवी कंपटीशन शुरू हो गई। और ये कंपटीशन काफ़ी सालों तक चली। इसमें कोई लड़ाइयाँ नहीं, मारा मारी वगैरह कोई लड़ाई नहीं होती थी। लेकिन ये कंपटीशन कैसे होती थी कि जिसमें दोनों जो है वो बिजनेस वाइज कंपटीशन करते हैं कि अगर ब्रिटिशर्स ने कोई नया सामान बनाया हो तो फ्रेंच पीपल भी अपना वैसा नया सामान बनाते, कोई नई चीज़ बनाते। ब्रिटिशर्स अगर सस्ते में बेचते तो फ्रेंच भी वैसे सस्ते में बेचते। तो जैसे बिजनेस में कोई कंपटीशन चलती है ना, वैसी कंपटीशन उनके बीच में थी। और ये कंपटीशन काफ़ी साल तक चली, जिसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच पीपल्स को बहुत बुरी तरह से हराया। ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को बहुत बुरी तरह से हराया। और ये फ्रेंच पीपल भी ऑलमोस्ट पूरी कंट्री से चले गए थे। सिर्फ अब फ्रेंच पीपल का कंट्रोल, उनका कंट्रोल सिर्फ 3 प्लेस पे था, एक पुंडुचेरी, माहे और चंद्रनगर। इन 3 प्लेसेस पर अब सिर्फ फ्रेंच पीपल का कंट्रोल था। और बाकी के पूरे एरिया में कौन? ब्रिटिशर्स रहे थे। मतलब यहाँ पर जो जो लोग आए ना, पहले पोर्टुगीज पीपल आए, उनको भी यहाँ से हरा दिया गया और सिर्फ दीव दमन और गोवा में उनका राज रहा। पोर्टुगीज पीपल सिर्फ वहीं पे ही टिके। डच पीपल को तो ब्रिटिशर्स ने इतनी पूरी तरह से हराया कि वो तो इंडिया छोड़कर ही चले गए, वो तो इंडिया में रहे ही नहीं। उसके बाद ये फ्रेंच पीपल आए, तो फ्रेंच पीपल को भी ब्रिटिशर्स ने कंपटीशन में हरा दिया और उनका कंट्रोल सिर्फ पौंडीचेरी, माहे और चंद्रनगर, ये 3 ही प्लेस पर रहा। तो बाकी की जो पूरी इंडिया खाली थी ना, वो पूरी खाली इंडिया पे कौन कब्जा करने लगा? तो वो ब्रिटिशर्स धीरे धीरे कब्जा करने लगे। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स आए थे, एक क्वेश्चन माइंड में रखना कि ये जो ब्रिटिशर्स आए थे, वो ब्रिटिशर्स तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए थे ना, सिर्फ बिजनेस के लिए ही आए थे ना। तो ब्रिटिशर्स ने इतना बड़ा इंडिया पे कब्जा कैसे कर लिया? वो तो यहाँ पे सिर्फ बिजनेस करने आए थे, तो वो इंडिया के राजा कैसे बन गए? ऐसी कौन सी सिचुएशन हुई कि जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स यहाँ पर 300 साल तक टिके रहे और इंडिया को पूरा ऐसा कब्जे में कर लिया कि भाई जैसे यहाँ के राजा ही वही हैं। सभी राजाओं को हटाकर खुद राजा बनकर जो है वो बैठ चुके थे। तो ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो हम लोग चैप्टर के 2nd पार्ट में देखेंगे। आज हमने ये सब देखा कि कौन कौन से यूरोपियन पर्सन्स, कौन कौन से लोग यहाँ पर आए थे, पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच। उनमें ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कैसे अपना राज चलाया, कैसे वो यहाँ के राजा बन गए, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।